हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करने वाले लेक्चर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी। कल के लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने बात किया था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट क्या होता है, एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। ठीक है, उनके बेसिस पे हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स किए थे कि एवरेज करंट कैसे निकालते हैं। इफ़ क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी हमें गिवन है या हमें आई एज अ फंक्शन ऑफ टी है तो हमें इंटीग्रेशन करना है। क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी है तो डिफरेंशिएशन करके आई एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लेंगे, और आई एज अ फंक्शन ऑफ टी गिवन है तो इंटीग्रेट करके क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी निकाल लेंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने बेसिक एनालिसिस किया था कि करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी की डायरेक्शन क्या होती है। ओम्स लॉ में बेसिक बाइफर्केशन देखा था, कनेक्टिंग वायर्स और लाइव वायर यू कैन से उनके बीच में देखा था कि अगर एक लाइव वायर कनेक्टेड है तो लाइव वायर के अक्रॉस हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, और हम सर्किट में कहीं पर भी एक पॉइंट के पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उससे हमारी कैलकुलेशन, हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है, ट्रिक है, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने कुछ एनालिसिस किया था कि करंट डेंसिटी के बाद हमने ओम्स लॉ देखा था, हमने वी ए माइनस वी बी दिस इज इक्वल्स टू आई इंटू आर देखा था, और ये सब चीज़ों पर हम लोगों ने अपने लेक्चर्स को वाइंड अप किया था। आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग थोड़ी बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखेंगे और अपने लेक्चर को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। देखिए बच्चों, अभी हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रोस्टैट्स को ख़त्म किया है। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या देखा था, याद करो। इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने कंडक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो होता है, लेकिन वो कब होता है? जब एक कंडक्टर आइसोलेट होता है, यानी उस कंडक्टर के आसपास कोई दूसरा हम लोगों ने कंडक्टिंग मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया है। चलिए बच्चों, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो चलिए अब समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अन आइसोलेटेड कंडक्टर एंड अन कनेक्टेड कंडक्टर। देखिए बच्चों, आइसोलेटेड कंडक्टर में हमने देखा था कि जब भी हम एक कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ था बच्चों, कंडक्टर्स के पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी होती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जो कि कंडक्टर है और जो इलेक्ट्रॉन्स है दे आर बाउंडेड, कि भैया अगर उनको चलना होगा तो वो विद इन दी सरफेस बाउंड्री चलने वाले हैं। क्योंकि इसके अलावा देखिए, इस कंडक्टर को देख लो या ये कंडक्टर देख लीजिए, आप कोई भी कंडक्टर ले लो, आप दोनों कंडक्टर में आप लोगों ने एक देखा है कि ये एक आइसोलेट है। अब इनके आसपास कोई दूसरा कंडक्टर हम लोगों ने नहीं रखा। अगर दोनों को ही मैं कंडक्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देता हूँ बच्चों, देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से क्या हुआ था बच्चों, जल्दी देखिए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगा तो वो क्या हुआ बच्चों, वो यहाँ पर इंड्यूस्ड हो गई। ठीक है ना, इंड्यूस्ड हो गए। अब इनके अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है बाहर जाने का। सिमिलरली अगर इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी दे लेते हैं, तो बी में भी ऐसी होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इंड्यूस्ड होंगे, जिसके कारण बच्चों हमारे पास एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई थी अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ऊपर वाली रेड वाली को मैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देता हूँ बच्चों, और ये हमारे पास ई इंड्यूस्ड। तो इनके कारण क्या हुआ था बच्चों, इनके कारण इलेक्ट्रॉन्स तब तक दौड़ेगा जब तक दोनों का मैग्नीट्यूड, बेसिकली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी, दोनों बराबर ना हो जाए। बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा बच्चों, मजबूर हो जाएगा। इस पे इधर फोर्स लगेगा एफ एक्सटर्नल और इधर फोर्स लगेगा एफ इंड्यूस्ड। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करना बंद कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये विद इन माइक्रोसेकेंड्स होता है। जैसे ही आपने कंडक्टर उठाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स के इंड्यूस होने का प्रोसेस है, विद इन माइक्रोसेकेंड्स ये होता है, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कर देता है बच्चों, जीरो। लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड केवल और केवल आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में। ये दोनों मैंने आइसोलेटेड कंडक्टर्स के बारे में बात करी। अब बच्चों हम थोड़ा एनालाइज करें कि कनेक्टेड कंडक्टर्स क्या होते हैं। देखिए सिंपली इसी कंडक्टर को अगर मैं बात करूं, मैंने ये कंडक्टर ले लिया बच्चों, ठीक है, इस कंडक्टर को मैंने एक वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जब वायर के साथ कनेक्ट कर दिया तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ही मैंने यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया, पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करने से क्या होगा बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी। अभी भी इलेक्ट्रॉन्स पे तो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर इंड्यूस हो जाएंगे। लेकिन बच्चों आप देखो दोनों पिक्चर को, यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंडेड, अब ये इससे बाहर नहीं जा सकते। लेकिन नीचे वाले में दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, क्योंकि इनको एक कंडक्टिंग पाथ मिल गया है। अगर कंडक्टिंग पाथ मिल गया है तो ई इंड्यूस्ड अंदर क्या होगा बच्चों, जीरो।
ई इंड्यूस जीरो होगा, यानी देर इज नो अपोजिशन ऑफ ई एक्सटर्नल। तो बेसिकली कनेक्टेड कंडक्टर के केस में ई एक्सटर्नल या यू कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो होता कितना है, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर। ई इक्वल टू बच्चों डी वी बाई डी आर। डी वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, आर क्या है, दोनों पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन। अगर मैं यहाँ पे मानूँ ये पॉइंट 1 ये पॉइंट 2, तो इनके बीच का सेपरेशन लेट से एल मान लिया बच्चों, ये वी है। वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। अगर मैंने इसको जीरो और इसको वी मान लिया बच्चों, तो विल रियलाइज कि यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों, वी, और यहाँ का पोटेंशियल जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड की टेंडेंसी होती है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। तो कनेक्टेड कंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। बात समझ में आई बच्चों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर अभी 2 दिन पहले तो हम ये कहते थे कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, अभी आप कह रहे हो कि कंडक्टर्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। वहाँ पर हम लोग आइसोलेट कंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पर हम लोग कनेक्टेड कंडक्टर्स के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए बच्चों, अब एक टर्मिनोलॉजी हो रही है यहाँ पर बच्चों, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन। एन यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर एन होता है चार्ज डेंसिटी, बेसिकली नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्यों डिफाइन किया गया बच्चों, क्योंकि अगर हम कंडक्टर्स के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर फ्री चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स भी बेसिकली कौन से होते हैं बच्चों, जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो लूजली बाउंड्स होते हैं, और जो भी हमारा कंडक्शन प्रोसेस होता है सबसे ज़्यादा मेजर रोल में यही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ बच्चों। लेट्स से मैं एक कॉपर ले लेता हूँ, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर। मैंने कॉपर ले लिया और कॉपर का 1 ग्राम लिया, बस 1 ग्राम मास मैंने कॉपर का लिया। अब मुझे अगर ये पता लगाना है कि इस 1 ग्राम में कितने नंबर ऑफ एटम्स है, कितनी नंबर ऑफ एटम्स है, और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एक कॉपर की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लास्ट वाली शेल में 1 आता है, तो यानी एक इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन टूटा तो वो एक अवेलेबल होगा, यानी एक एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूँ। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ एटम्स की बात करें सर, नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, जल्दी बोलो, आप लोगों को केमिस्ट्री में पता है, गिवन मास बाय मोलर मास इनटू अवोगाद्रो नंबर। ठीक है, 1 ग्राम। अब 1 ग्राम कितना सा होता है बच्चों, 1 ग्राम बहुत छोटा सा मास होता है, बहुत छोटा सा मास, लेकिन इस 1 ग्राम में देखिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। तो 1 ग्राम रखे ऊपर बच्चों, मोलर मास ऑफ कॉपर जो होता है वो 63.5 होता है बच्चों, इंटू एवोगाद्रो नंबर 6.023 इंटू 10 की पावर 23। देखिए इट्स अ वेरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स। तो बेसिकली हम यहाँ पर एन डिफाइन किया जाता है कि जो कि कंडक्टर्स के पास बहुत एक्सेस में चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पर चार्ज डेंसिटी के बारे में डिफाइन करना है। एक चीज़ और देख लो बच्चों, चार्ज डेंसिटी जैसे मैंने ये कॉपर की ली, ऐसी में एल्यूमिनियम की भी, यानी कोई भी कंडक्टर की बात करेंगे तो हर एक कंडक्टर की अपनी अपनी एन होता है, कंडक्टर्स का एन अलग अलग, कंडक्टर्स का एन अलग अलग होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों ये चीज़ें समझ में आई। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बेसिकली ये ड्रिफ्ट क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें बच्चों कि जब हमने एक कंडक्टर को लिया तो कंडक्टर में हम लोगों ने देखा कि फ्री चार्ज कैरियर्स तो बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्री चार्ज कैरियर्स है। ठीक है सर, अब फ्री चार्ज कैरियर्स बहुत लार्ज अमाउंट में है, तो इनिशियली जब वो हम लोगों ने उसको रूम टेम्परेचर पे रखा तो वहाँ पर थर्मल एनर्जी के कारण जो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, वो रेंडम मोशन, वो हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करते हैं, और हर एक पॉसिबल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो ऑब्वियसली बच्चों वो क्या करेंगे बच्चों कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे होंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट भी जा रहे होंगे। और ये हमने देखा है कि 1 ग्राम कॉपर में बहुत सारे हाई नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल रहते हैं। तो बच्चों ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है कि पहले हम देखेंगे कि विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा था, या कंडक्टर्स में जो चार्ज कैरियर्स है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, यानी उनको एक हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स के इन्फ्लुएंस में लेके आ गए जिसके कारण उन पे फोर्स लगा, तब वो इलेक्ट्रॉन्स कैसे बिहेव कर रहे हैं। तो इन दोनों के केस में हम लोग थोड़ी थोड़ी बेसिक्स बातें देखने वाले, और फिर हम ड्रिफ्ट स्पीड को डिफाइन करने वाले। तो अगर डेफिनेशन देखें तो बच्चों ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल सच एज इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये अभी समझ में आया बच्चों, पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में देखेंगे।
इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर विल प्रोपगेट रैंडमली एट अ फर्मी वेलोसिटी। अभी देखा हम लोगों ने कि इनिशियली अगर हम बात करें कि कंडक्टर में जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेंडमली मूव करते हैं। चलिए तो हम बात करते हैं विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मैं जीरो मान के चल रहा हूं। मान लिया बच्चों मेरे पास ये कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है बच्चों, ठीक है, और इसमें बच्चों अब ये तो हमें समझ में आ गया कि बहुत सारे एक्सेस में चार्ज कैरियर्स होती है। तो यहाँ पर चार्ज कैरियर्स ना रेंडमली मूव कर रहे थे बच्चों, ठीक है ना बच्चों, रेंडमली मूव, और इनकी इनिशियल वेलोसिटी मान ली मैंने u1, u2, u3, u4 एंड अप टू un, इनकी इनिशियल रैंडम वेलोसिटी मान ली बच्चों। अब याद करो कल के लेक्चर में हम लोगों ने करंट को डिफाइन किया था। करंट बेसिकली क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में से कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो करते हुए जा रहे हैं इन वन पॉसिबल डायरेक्शन। लेकिन बच्चों ये देखिए, ये हमारे पास इनिशियली क्या है बच्चों, ये हमारे पास रैंडम मोशन है। तो इस वाले पार्ट को अगर मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखाऊं आपको, तो रियलिटी में क्या होगा, ध्यान से देखना बच्चों इसको। जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर से जाएंगे मतलब लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट की डायरेक्शन में आएंगे। तो बेसिकली एवरेज करंट कितना हुआ, तो एवरेज करंट तो जीरो हुआ सर। तो यही आइसोलेटेड कंडक्टर के केस में एवरेज करंट जीरो होता है, क्योंकि हमने करंट की डेफिनेशन क्या देखी कि एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस करते हुए जा रहे हैं इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इन सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं बच्चों, जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स राइट से लेफ्ट में जा रहे हैं। तो आई एवरेज कितना हो गया बच्चों, जीरो। चलिए बच्चों अब रियलिटी में आपको रियल पिक्चर दिखाऊं तो रियल पिक्चर कुछ ऐसा होता है जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है रैंडम इन दी एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है ना बच्चों, वो ब्राउनियन जिगजैग मोशन करता है। लेकिन जहां से वो स्टार्ट करता है ना बच्चों, वहीं पर आता है, क्योंकि इनकी स्पीड, जो हम थर्मल स्पीड के बारे में बात करें, और थर्मल स्पीड बहुत हाई होती है बच्चों, 10 की पावर 4 से लेके 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। इट्स अ वेरी वेरी हाई स्पीड। तो ये जो स्पीड होती है ना, ये बहुत हाई स्पीड होती है। तो जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ना, इनिशियली इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, क्योंकि एक क्रॉस सेक्शन एरिया में बहुत जल्दी क्रॉस करेंगे। तो किसी भी टाइम पर देखेंगे तो इनकी नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी बच्चों, जीरो। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया बच्चों। अगर हम बात करें नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो सर वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और हमने इनिशियल वेलोसिटी क्या मानी है, u1, u2, u3। तो इन सब का एवरेज, क्योंकि बहुत सारे लार्ज मेजोरिटी में चार्ज कैरियर्स है, तो हम एक दो की नहीं बात करेंगे, हम एवरेज में बात करते हैं। तो इन सब का एवरेज क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाय n। तो इनिशियल u एवरेज कितना हुआ बच्चों, जीरो। बात समझ में आई बच्चों। तो विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से दो पॉइंट्स को देखा कि सर जो इनकी स्पीड है, थर्मल स्पीड यू कैन से, जो इनकी थर्मल स्पीड है बच्चों, थर्मल स्पीड तो होगी दैट इज 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होगी बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो जीरो होगी। अच्छा चलिए, ये था विदाउट अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने क्या किया बच्चों, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ बच्चों, अब ध्यान से देखना बच्चों। अब इसी कंडक्टर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाते हैं अब आपको समझ में आ गया। सर कुछ नहीं करना, हमें बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो चलिए बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं बच्चों। तो बैटरी के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी मान लिया बच्चों, दिस इज जीरो लोअर पोटेंशियल, दिस इज एट हायर पोटेंशियल। ये ए पॉइंट मान लिया, ये बी पॉइंट मान लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हुआ वो इधर हुआ, राइट डायरेक्शन में। बच्चों एक बात बताओ एनालाइज करके, जो इलेक्ट्रॉन पहले इस डायरेक्शन में जा रहा था विद u1 वेलोसिटी, अब ऐसे बहुत सारे, हम एक के बारे में एनालाइज कर लेते हैं। अब अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एक फोर्स लगा होगा, ये तो कंफर्म्ड है सर, बिल्कुल। तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा, तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया बच्चों, Q × E। अब जो कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव E माना जाता है, तो फोर्स हो गया बच्चों -Q × E। माइनस साइन बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो फोर्स लगा है बच्चों वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है। अब ध्यान से देखना, जो चार्ज पार्टिकल पहले ए पॉइंट पर निकलना चाहता था या 1 पे निकलना चाहता था, क्या वो 1 पे जाएगा क्या, नहीं सर, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उस पर फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली फील्ड क्या करेगी, उसको 1 पे ना ले जाके 2 पर लेके जाएगा।
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस केस में कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी अगर नेट डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों, तो क्या एवरेज वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो देखिए 1 से 2, 1 पे जाना चाहता था 2 पर आया, तो बेसिकली दिस इज ड्रिफ्ट, ये ड्रिफ्ट हुआ कुछ, यानी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ गई, लेट्स से उसको v1 मान लेते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उस पर फोर्स लगा तो एक्सेलेरेशन भी आया होगा, क्योंकि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ एक्सेलेरेशन? फोर्स। तो बच्चों हमने क्या देखा, एक्सेलेरेशन कितना है बच्चों, m इंटू ए, दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू ई। तो एक्सेलेरेशन के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करूं तो बच्चों ई बाय एम। अब ये एक्सेलेरेशन बताइए यूनिफॉर्म है क्या? बिल्कुल है सर। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है बच्चों, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। ये वाली इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना बच्चों, हुआ क्या, अगर रियल एनालाइज कराऊं तो देखिए हुआ क्या कि आपके पास जो एक एटम, वो बनाता हूँ एक मटेरियल, मान लो ये एक मटेरियल था बच्चों हमारे पास, ठीक है, दिस इज अ मटेरियल। और इस मटेरियल में क्या थे बच्चों, यहाँ पर आपके पास है ना एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल्स, ये सब रखे हुए, जो ये मैं बड़े बड़े सर्कल में बना रहा हूँ, दीज आर एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये रेड वाला, दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट पाथ में जाएगा, नहीं, फोर्स लगा स्ट्रेट पाथ में नहीं जाएगा, फिर भी क्या होगा, तो ये भी सर बहुत सारे कोलिजन से सफ़र करता हुआ जाएगा, क्योंकि ये जैसे ही एक्सेलेरेट होगा फटाक से कोई एटम, कोई आयन, कोई मॉलिक्यूल, कुछ भी इसके रास्ते में आ जाएगा और ये रिटार्ड होता चला जाएगा, फिर एक्सेलेरेट होगा, फिर रिटार्ड होगा, फिर एक्सेलेरेट होगा, फिर रिटार्ड होगा, और ये प्रोसेस सो ऑन चलता रहता है बच्चों, पहली बात। दूसरी बात, अगर हम बात करें बच्चों कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स चला तो ध्यान से देखना, ए पाथ जब तक उसका कोलिजन, या यू कैन से कोलिजन होने के बीच का जो ये रास्ता होता है बच्चों, इसको बोलते हैं मीन फ्री पाथ। दिस इज मीन फ्री पाथ। तो बच्चों ये मीन फ्री पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? लैम्डा से। अच्छा एक चीज़ और थोड़ा सा इनलार्ज करके बताऊं मैं, मान लो ये आपके पास एक एटम था, ये दूसरा एटम, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, यहाँ तक आके टकराया। ये जो टकराने में जितना टाइम, देखिए ए से बी तक आने में जो उसको टाइम लगा, उस ड्यूरेशन में इसका कोई कोलिजन नहीं हुआ, तो इस टाइम पीरियड को हम यहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं टाउ, एंड दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम। टाउ इज व्हाट? रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, या यू कैन से टाइम पीरियड बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज योर रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा एक चीज़ और बताओ बच्चों, अभी एक बात बताना बच्चों, थोड़ा सा एनालाइज करके चलना। मान लो यहाँ से यहाँ तक कोलिजन का टाइम है 1 सेकेंड, ठीक है बच्चों। मैंने क्या किया बच्चों, मैंने ना टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, मैंने ना टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो ये रिलैक्सेशन टाइम है, इस पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्या ये रिलैक्सेशन टाइम, अभी मैं मान लेता हूँ ये टाउ 1 है बिफोर, अब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ये टाउ 2 आ गया बच्चों। तो मेरे क्वेश्चन है, क्या टाउ 1 टाउ 2 के बराबर है? क्या टाउ 1 इज़ ग्रेटर देन टाउ 2 या टाउ 1 इज़ लेस देन टाउ 2? ये हम लोगों को एनालाइज करना है, ठीक है। अब थोड़ा सा एनालाइज कीजिए, टेम्परेचर बढ़ाया, थर्मल एनर्जी बढ़ी होगी, थर्मल एनर्जी बढ़ी होगी तो इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा एनर्जी आई होगी, ज़्यादा एनर्जी आई होगी तो ज़्यादा स्पीड बढ़ी होगी, और ज़्यादा स्पीड बढ़ी होगी तो ये जल्दी 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 कोलिजन होगा। यानी जो टाइम पीरियड पहले 1 सेकेंड का था, वो इस केस में हो सकता है 1 सेकेंड से कम 1/2 सेकेंड लग गया हो। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? तो टाइम पीरियड जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है, रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। यानी देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रिलैक्सेशन टाइम, एंड दैट इज कि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, या रिलैक्सेशन टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रिलेशन आपको याद रखना है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। दूसरी चीज़, जो ये रिलैक्सेशन टाइम होता है ना बच्चों, हर एक मटेरियल की अपनी अपनी होती है, यानी बेसिकली इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। तो इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। चलो जी, ये अच्छी बात समझ में आ गई सर हमें। अब क्या हुआ सर? अब ये बताइए बच्चों, एक्सेलेरेशन हमने देख लिया, रिलैक्सेशन हमने देख लिया, मीन फ्री पाथ हमने देख लिया, तो अब जो इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है ना, देखिए अब इनिशियल u1 थी,
एक्सेलरेट हुआ तो v1 आ गया, u2 थी v2 हो गया। सिमिलरली ऐसे n चार्जेस की वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इन्हीं सब का एवरेज यानी v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n, दिस एवरेज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपन को इतना ही निकालना था बच्चों। तो बस सिंपली अगर मैं बात करूं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय vd बच्चों। vd is the notation of drift velocity, तो it is nothing but v1 plus v2 plus v3 divided by vn by मतलब डिवाइडेड बाय n, तो दिस इज योर ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब बच्चों v1 v2 कैसे निकाले? इट्स अ वेरी इजी टर्म सर। देखिए v1 कैसे हो जाएगा, v1 u प्लस at वाला फॉर्मूला लगाइए, तो v1 दिस इज इक्वल्स टू u1 प्लस a, एक्सेलेरेशन सबके लिए कांस्टेंट है बच्चों, रिलैक्सेशन टाइम टाउ 1। अब देखिए सबका रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग हो सकता है। जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, एक कोलिजन यहाँ पर हुआ, ये कोलिजन यहाँ पर हुआ, एक कोलिजन यहाँ पर हुआ, तो इसने टाउ 1 लगाया, इसके लिए टाउ 2 लगाया, इसके लिए टाउ 3, तो सबका टाउ अलग अलग हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिमिलरली v2 कितना आ गया बच्चों, v2 इज नथिंग बट u2 प्लस a इंटू टाउ 2, और v3 कितना आ गया बच्चों, u3 प्लस a इंटू टाउ 3, एंड ऐसे करते करते vn कितना आ गया बच्चों, un प्लस a इंटू टाउ n, un प्लस a इंटू टाउ n। अब इन सबको ऐड करना, तो ऐड करते हुए देखिए बच्चों हमने क्या एनालाइज किया, सब में से बच्चों क्या करो, देखिए v1 प्लस v2 प्लस अप टू vn डिवाइडेड बाय n, तो ये तो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड आ गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई। अब यहाँ से देखिए बच्चों u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइडेड बाय n, तो एक टर्म ये बन जाएगी बच्चों हमारे पास u1 प्लस u2 अप टू un डिवाइडेड बाय n। अब इस वाली टर्म में से देखना, सब में से a कॉमन आ रहा है बच्चों, है ना, तो a कॉमन ले लूँ, a कॉमन ले लिया, तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 अप टू टाउ n डिवाइडेड बाय n। चलिए अब अगर पीछे वाला लेक्चर आपको याद है, तो ये तो हमने देखा था कि बच्चों इनिशियल एवरेज क्या आया था, 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट से राइट जा रहे थे उतने ही राइट से लेफ्ट जा रहे थे, या यू कैन से नेट डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। तो वीडी का फॉर्मूला क्या बन गया बच्चों, वीडी का फॉर्मूला बना a इंटू टाउ एवरेज, a इंटू टाउ एवरेज बच्चों। चलिए अगर a इंटू टाउ एवरेज आ गया तो a क्या है, एक्सेलेरेशन। अब एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला अभी देखा है बच्चों, एक्सेलेरेशन का अगर मैग्नीट्यूड की बात करो तो e बाय m, और साइन के साथ लेके चलना तो माइनस ई बाय एम। तो हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ गई बच्चों, वी डी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाय एम। ध्यान रखना बच्चों, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द कंडक्टर, टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एम क्या है बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा एक चीज़ और बताओ बच्चों मुझे, बेसिकली जो ये ई होता है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, देखिए भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, वी बाई एल। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों, v बाई एल। यानी अगर मुझे ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल चाहिए तो मैं नहीं लिख सकता हूं, तो क्या हो जाएगा बच्चों फॉर्मूला, तो फॉर्मूला बड़ा इजी हो जाएगा सर, वी डी दिस इज इक्वल्स टू माइनस ई टाउ बाय एम एल इंटू वी। ध्यान रखना बच्चों, v यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। जल्दी बताइए बच्चों क्या ये समझ में आया। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ ड्रिफ्ट करते हुए चलेंगे। अब इस फॉर्मूले में हम लोगों ने कुछ एजम्पशंस मानी है, वो क्या बच्चों, कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना बच्चों, जैसे आप लोगों ने 26 जनवरी की परेड में देखे ना, सभी सैनिक मार्च पास्ट करते हुए सीधा एक स्ट्रीम लाइन मोशन में जाते हैं, तो यहाँ पर भी हम यही मानेंगे कि जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, फ्री चार्ज कैरियर्स, वो सभी के सभी एक सिंगल डायरेक्शन में जाने वाले हैं, एक कांस्टेंट स्पीड से जाने वाले, जिसको हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड का नाम दिया। बात समझ में आई बच्चों। चलिए अब जब यहाँ से ये बात समझ में आ गई तो हमें एक चीज़ समझ में आई बच्चों कि जो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला है, दैट इज ड्रिफ्ट स्पीड के फॉर्मूले को अगर हम बोले तो वी डी दिस इज इक्वल्स टू ई टाउ बाय एम। और इसका अगर आप लोगों को थोड़ा और आइडिया बताऊं तो देखिए, हमने बोला बच्चों ये एक कंडक्टर है मेरे पास, लेट्स से दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है बच्चों। कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने बच्चों इस डायरेक्शन में लगा दी, राइट की डायरेक्शन में। तो वो बोल क्या रहा था, वो ये बोल रहा है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स बच्चों सिंगल यूनिफॉर्मिटी से मूव करेंगे इन अ सिंगल डायरेक्शन। अच्छा बच्चों, अब बात ये आती है कि जो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना बच्चों, ये बहुत कम होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है बच्चों 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड। देखिए
बहुत कम होती है। और वहाँ पर वो थर्मल स्पीड कितनी थी बच्चों, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बट अगर मेरे से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि विच वन इज मोर इफेक्टिव, थर्मल स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि बच्चों केवल और केवल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही है जिसके कारण कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ। अब वो करंट की डेफिनेशन देखो बच्चों, करंट की डेफिनेशन क्या कहता है कि किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर रहे हैं इन अ सिंगल डायरेक्शन। लेकिन उस केस में लेफ्ट में भी जा रहे थे, राइट में भी जा रहे थे, तो आई एवरेज क्या आया था, 0। तो विच वन इज मोर इफेक्टिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज मोर इफेक्टिव। ध्यान रखना बच्चों, मोर इफेक्टिव। ओके, एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये हम मान के चलने वाले हैं। चलिए अब बच्चों अगला टॉपिक देखिए, हम बात करेंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन नाउ, कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में हमें रिलेशन देखना है। अब बच्चों यहाँ पर हमारे लिए रोल में आता है एन। स्मॉल एन हम लोगों ने क्या बोला था बच्चों, स्मॉल एन हम लोगों ने बोला था कि एन इज नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज करके दिखाऊं बच्चों, मान लो यही हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, दिस इज अ कंडक्टर, वी आर हैविंग ए कंडक्टर हमारे पास है। इस कंडक्टर में मान लो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ध्यान से सुनना बच्चों, दिस इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे, चलिए ठीक है सर। अब ये इनिशियली पॉइंट मैं मान लेता हूं, दिस इज पोजीशन 1, ठीक है बच्चों। अब जो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ये कितनी स्पीड से मूव कर रहे हैं सर, वीडी, और वीडी कांस्टेंट स्पीड है सर। dt टाइम में इस वाले एरिया को बच्चों, इस वाले एरिया को कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास करके जाएंगे, वही तो करंट होता है भाई। करंट क्या बोला था हमने कि dt टाइम में इस वाले एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स पास करते हुए जाएंगे, वो क्यू पता लग जाए, टाइम पता लग जाए, डिवाइड कर दो Q/T, हमारे पास टाइम आ गया, करंट आ गया। तो सिमिलरली यहाँ पे बोला गया। अब ध्यान से सुनना बच्चों, मान लो dt टाइम में जो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स थे, इनिशियली जो ये इलेक्ट्रॉन्स थे हमारे पास 1 2 3 4 5, इनका नाम दे दिया मैंने। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कुछ तो दूर आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे सर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोजिशन पे पहुंच गए, ध्यान रखना बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन सेकेंड पोजिशन पे पहुंच गए, तो यहां पर कौन आ गया सर, यहाँ पे और कोई इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे, मान लो 6 7 8 9 10 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे। तो dt टाइम में इस वाले एरिया को कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने चार्जेस ने क्रॉस किया है, तो सर वो सभी चार्जेस ने क्रॉस किया जो इस वाले एरिया में प्रेजेंट है ना बच्चों। पहले वो यहाँ पे थे, इलेक्ट्रॉन्स जा रहे dt टाइम में यहाँ पर आ गए, तो पीछे से भी तो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे ना। तो जितने इस रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो सभी के सभी इस वाले एरिया को पास करते हुए गए। अगर ये हमें पता लग जाए तो हमें करंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। चलिए देखिए बच्चों, अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो अब हम लोगों ने क्या किया, मान लो बच्चों ये dx इन्होंने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, कितने टाइम में बच्चों, dt टाइम में ट्रेवल किया है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब n को देखो, n क्या होता है बच्चों, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ध्यान रखना बच्चों, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए अब हमें I का फॉर्मूला पता, I क्या होता है बच्चों, I इज नथिंग बट dq/dt, I इज नथिंग बट dq/dt। अब इस वाले जो कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने A मान लिया बच्चों, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या मान लिया बच्चों हम लोगों ने, A। अब ध्यान से देखो बच्चों, अब जो मैं dq को क्या लिख सकता हूं, dq इज व्हाट, n इंटू ई। देखिए नंबर ऑफ चार्जेस इंटू एक चार्ज पर कितना चार्ज है, पहले नंबर पता लग जाए और उसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज हमें पता लग जाए। लेकिन यहाँ पर बात क्या है बच्चों, यहाँ पर जो n है ना, n, ये n क्या है, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है बच्चों। तो अगर मैं इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास टोटल नंबर पता लग जाएंगे, सही बात है ना। नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को कैंसिल आउट करना, क्योंकि मुझे तो नंबर चाहिए, तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब कितनी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करूं, तो इस वाले जो ये शेडेड रीजन वाली वॉल्यूम है ना बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप। अब इसकी वॉल्यूम देखो बच्चों dv, इसकी वॉल्यूम देखो dv कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ, एरिया a इंटू लेंथ कितनी है बच्चों, dx। अब ये dx कैसे है बच्चों, dx कितनी है सर, देखिए vd स्पीड थी, dt टाइम है, तो dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dx को लिख सकता हूँ बच्चों v इंटू dt, बेसिकली ड्रिफ्ट स्पीड इंटू dt। चलिए अब हमारे पास देखिए dq की वैल्यू क्या आ गई, dq की वैल्यू आ गई बच्चों n इंटू वॉल्यूम,
वॉल्यूम क्या हो जाएगी बच्चों, ए इंटू वी डी इंटू डी टी, ठीक है, ये हमारे पास वॉल्यूम हो गई। इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो, इंटू ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास टोटल चार्ज आ गया बच्चों। डी टी टाइम में जो भी इस पोजीशन नंबर 1 को क्रॉस करते हुए गया है ना, वो टोटल चार्ज हमारे पास आ गया। अब जब ये टोटल चार्ज हमारे पास आ गया बच्चों, अब हमें क्या करना है, आई निकालना है, तो डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं, डी क्यू बाई डी टी कर देते हैं। चलिए देखिए बच्चों, डी क्यू बाई डी टी करते हैं अब, तो आई एज वी नो दैट आई इज डी क्यू बाई डी टी, और डी क्यू की वैल्यू देखो बच्चों यहाँ से क्या आई, एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू ई इंटू डी टी, ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई डी टी। ध्यान से देखो, डी टी विल कैंसिल आउट, डी टी विल कैंसिल आउट, तो आई का एक बहुत शानदार रिलेशन हमारे पास आ गया बच्चों, शानदार रिलेशन ये आ गया हमारे पास। लेकिन बच्चों हमें याद क्या करना है, हमें याद ऐसे नहीं करना, हमने ट्रिक बनाई हुई है कि I इज इक्वल टू वीना, वीना याद रखना हमें, V और नीचे D है छोटा सा d, E इंटू एन इंटू ए, तो I इज वॉट, वीना के बराबर है बच्चों, वी डी एन ए, I इज वीना, और वीना में वी डी क्या है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, N क्या है बच्चों, चार्ज डेंसिटी है, A क्या है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है बच्चों। अब याद करो बच्चों, अगर आपने थोड़ा सा और एनालाइज किया है, देखिए बच्चों कल हम लोगों ने करंट डेंसिटी के बारे में भी बात करी थी, तो करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, करंट डेंसिटी इज आई बाई, करंट डेंसिटी क्या होता है बच्चों, आई बाई, याद है। अब ध्यान से देखो, वीना वाले फॉर्मूले में आई डिवाइडेड बाई ए, अगर मैं इस ए को मैं आई से डिवाइड कर दूं बच्चों, तो वी डी ई एन बन जाएगा ना, एंड दिस इज जे। तो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी रिलेशन हम लोगों को आ गया। जल्दी बताइए बच्चों, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है बच्चों कि आई और वी डी में क्या रिलेशन है, आई इक्वल टू वी ना, और करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो जे दिस इज इक्वल्स टू वी डी इंटू ई इंटू एन। जल्दी बताइए बच्चों, इतना समझ में आया आपको? अब जब इतना समझ में आ गया बच्चों, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब वैसे हमने बात करी है प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ, और काफ़ी लेक्चर्स में मैंने बोला कि लॉज के प्रूफ नहीं होते, बट बच्चों कुछ लॉज है जिनको बाद में प्रूव किया गया, जैसे आप लोगों ने 11th में देखी थी कैप्लर्स लॉ, उनके भी प्रूफ आप लोगों ने देखे थे। सिमिलरली अब जितना आइडिया हम लोगों को आ गया इस लेक्चर में, तो अब हम लोग थोड़ा बहुत अपने आप को ना उस लेवल पे लेके आ गए कि हम ओम्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। अब याद करो, ओम्स ने क्या बोला था, ओम्स ने बोला था कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस सेट कर देता हूं, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रहा होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, ये ओम्स ने बोला था। अब ध्यान से देखो, ओम्स लॉ अगर मैं बात करूं कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये एक छोटा सा सर्किट डायग्राम देखा है बच्चों, यहाँ पे देखो, ये हम लोगों ने एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, और ये आपके पास कोई भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है बच्चों, कोई भी लोड रेजिस्टेंस हो सकता है हमारे पास R, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I। बात समझ में आ गई बच्चे? अब यहाँ से हमने देखो, ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V तो बोल दिया, अब इसको प्रूव कैसे करें? अब ध्यान से देखना, अभी हम लोगों ने एक रिलेशन प्रूव किया है बच्चों, I दिस इज इक्वल्स टू वी डी ई एन ए, ठीक है सर। अब वी डी का फॉर्मूला भी अभी देखा है हम लोगों ने, वी डी का फॉर्मूला ई टाउ बाई एम, आराम से देखो, और E क्या होता है बच्चों, E का फॉर्मूला हमें पता है V बाई एल। अगर इस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 सेकंड और थर्ड को कंबाइन करके फर्स्ट में रख देता हूं, तो देखिए मेरे पास क्या रिलेशन बनता है, तो I दिस इज इक्वल्स टू बच्चों वी डी, देखो वी डी की वैल्यू रखो, ई टाउ बाई एम इंटू ई एन ए। अब यहाँ पे E की वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर दो बच्चों, जैसे E की वैल्यू को रखिए आपने, देखिए क्या मिल गया हमारे पास, I दिस इज इक्वल्स टू ई इंटू ई स्क्वायर, E की वैल्यू V बाई एल रखी हम लोगों ने बच्चों, टाउ एन ए डिवाइडेड बाई एम नीचे है बच्चों, इट्स अ रिलेशन नाउ। अब ध्यान से देखो बच्चों, I को अलग रखूं मैं, ई स्क्वायर टाउ एन ए बाई एम इंटू एल इंटू वी। अब देखिए, इधर तो I करंट आ गया, इधर मेरे पास V पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब मैं थोड़ा सा एनालाइज करता हूँ इन 5 पैरामीटर्स पे, इन 6 पैरामीटर्स पे बच्चों, E पर टाउ एन ए एम और एल। ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मैं बात करूं कि मैंने एक कंडक्टर ले लिया, ये वाला कंडक्टर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, लेंथ इसकी एल है,
और मान लो ये मैंने कॉपर का ले लिया, ठीक है, कॉपर का ले लिया। अब ध्यान से सुनो, जब तक ये कंडक्टर सेम रहेगा, यानी जब तक मैं इस कंडक्टर को हटा के दूसरा कंडक्टर नहीं रखता है, तब तक की बात कर रहे। और हम बात कर रहे हैं बेटा एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर क्यों, अभी मैं बता देता हूं। देखिए, तो हमने बोला भैया जब तक कंडक्टर सेम रहेगा ए और एल, ना तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होने वाला, ना उसका एल चेंज होने वाला। दूसरी चीज हमने एन देखी थी बच्चों, एन क्या है, एन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। जब तक कॉपर रहेगा, जब तक कॉपर रहेगा तब तक एन विल रिमेन सेम। तो ये भी सेम रहने वाला है बच्चों, ये भी सेम रहने वाला है, ये भी सेम रहने वाला है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो चेंज होगा ही नहीं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी चेंज नहीं होने वाला, यानी ये दोनों क्वांटिटी भी सेम रहने वाली है। और हमने इसका वेरिएशन हो सकता है, बट इसके वेरिएशन को हम लोग ने फिक्स करने के लिए क्या कह दिया कि भैया आप टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो ना। हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, टेम्परेचर कांस्टेंट करते ये भी कांस्टेंट हो गया। यानी ध्यान से देखो, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मैं कह सकता हूं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। देखिए, जो ओम्स ने बोला था वो हम लोग यहां से प्रूव कर पाए, ठीक है ना, अंडर सर्टेन कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये बात उन्होंने भी बोली थी और ये बात हमें भी लग रहा है, क्योंकि अगर टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम चेंज होता चला जाएगा, तो हमारा I भी वेरी होता चला जाता है। अब चलिए बात करते हैं बच्चों, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटा के वी राइट आ कांस्टेंट। तो I दिस इज इक्वल्स टू आ कांस्टेंट क्या हो गया बच्चों यहाँ पे 1/r इंटू वी। आर क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस वही है बच्चों जो कंडक्टर आपने लगाया है उसका रेजिस्टेंस। और कल भी हमने देखा था कि कोई भी कंडक्टर हो सबका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ऐसा कोई कंडक्टर नहीं है जिसका रेजिस्टेंस ना हो। चलिए, अब इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 बोल दूं और इस इक्वेशन नंबर 2 बोल दूं, तो इन दोनों को कंपेयर करो, या इसको मैं ए बोल देता हूँ, 1 और 2 हमने लिया हुआ है, इसको बी बोल देते हैं। कंपेयर 1 एंड सेकेंड, कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड करते तो देखिए यहाँ से 1/r का फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, 1/r का फॉर्मूला दिस इज नथिंग बट ई स्क्वायर टाउ एन ए बाय एम इंटू एल। देखो बच्चों, तो हमने ओम्स लॉ को प्रूव करा दिया यहाँ से। पहली बात, ओम्स लॉ को प्रूव कराने के बाद हमने एक चीज़ और देखी बच्चों कि यहाँ से R की भी वैल्यू आती हुई दिखाई दे रही है। R देखिए, R क्या हो गया बच्चों हमारे पास, R क्या हो गया बच्चों, R का फॉर्मूला अगर मैं बात करूँ तो R इज ml/ne² टाउ इंटू ए। ये एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया बच्चों हमारे पास। अच्छा, अब एक चीज़ और बताओ बच्चों, अभी जब ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया हमारे पास, अब दोबारा फिर वही देखो भाई, रेजिस्टेंस में देखिए एल और ए, भाई ये कंडक्टर है ना मेरे पास, मैंने ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है बच्चों, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल मान ली। अब मैंने दूसरा रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर ले लिया, मान लो ये भी कॉपर का लिया बच्चों, मैंने ये भी कॉपर का लिया, बट दोनों का देखो, एक का एरिया ए ले लिया, एक का एरिया A1 ले लिया या A डैश ले लिया, इसकी लेंथ L ले ली, इसकी लेंथ L डैश ले ली। तो देखो ऊपर वाले का एरिया और नीचे वाला का एरिया अलग अलग है, L लेंथ भी अलग अलग है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ गई, सेम मटेरियल होने के बावजूद भी जो रेजिस्टेंस होता है ना वो डायमेंशंस पे डिपेंड करता है कि आप किस मटेरियल का कैसा डायमेंशन लेके चल रहे हो। तो बेसिकली रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी बात, ये देखिए, अब ये वाला प्रॉपर्टी देखो m, अब ये देखो ध्यान से m/ne² टाउ। भैया देखिए, मास और E यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनमें तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं आने वाला बच्चों। और ध्यान से देखो, ये n और टाउ क्या था, अरे सर n भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल थी, टाउ भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो ये वाली फिजिकल क्वांटिटी बनी मेरे पास, ये एक ऐसी क्वांटिटी बनी जो डिपेंडेंट है मटेरियल पर। इसको हम लोगों ने नाम दे दिया बच्चों रो, एंड रो इज व्हाट, इट इज रेजिस्टिविटी। ठीक है बच्चों, तो रेजिस्टिविटी इज व्हाट, रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी इज इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बच्चों ध्यान रखना, मतलब क्या हुआ, मतलब जब तक हम लोग मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे, मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तो रेजिस्टिविटी किसी भी कीमत पर चेंज नहीं होने वाली। तो रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और बन गया बच्चों, R दिस इज इक्वल्स टू रो L/A। और याद करो बच्चों, ये वो वाला फॉर्मूला है जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को हटा के वी राइट अ कांस्टेंट रो रेजिस्टिविटी। बात समझ में आई बच्चों?
अच्छा, अब थोड़ा सा और आपको अच्छे से बताता हूँ बच्चों, एक दो चीज़ें और देखिए। हमने देखा आई का फॉर्मूला था हमारे पास VDENA, VDENA। चलिए सर, अभी अभी हम लोगों ने देखा बच्चों कि हमारे पास आई और वी में, आई और ई में भी एक रिलेशन आता है। देखिए ध्यान से, VD की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, तो आई का फॉर्मूला भी क्या बना था बच्चों, VD की वैल्यू E टाउ बाई एम, ध्यान से सुनना बच्चों, इंटू E इंटू एन इंटू ए। चलिए, तो आई का फॉर्मूला देखिए क्या बना बच्चों, E स्क्वायर एन टाउ बाई एम, E स्क्वायर एन टाउ बाई एम इंटू ए इंटू ई। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। देखो अब ध्यान से, अब अगर आप लोग इस वाली प्रॉपर्टी को देखो, देखना ध्यान से बच्चों, हाँ, E इंटू टाउ बाई एम, ठीक है, और E की वैल्यू क्या रखी थी हम लोगों ने, E की वैल्यू V बाई एल रख दी थी हम लोगों ने, ठीक है ना बच्चों। तो E की वैल्यू V बाई एल रखो अभी आप, तो E स्क्वायर एन टाउ ए बाई एम इंटू एल इंटू ई, और हमने इसका क्या नाम दे दिया बच्चों, इसका नाम ये दिस इज V, दिस इज V, ये V है बच्चों हमारे पास, दिस इज V, हाँ तो हमारे पास V आ गया ना, ये दिस इज V, तो हमारे पास I दिस इज इक्वल टू 1 बाय R इंटू V। एक तो ये रिलेशन आया था हमारे पास बच्चों, ठीक है। अब इसी में अगर देखना आप ध्यान से, अगर मैं A को डिवाइड कर दूं इस वाली इक्वेशन में, देखो, या इस वाली इक्वेशन में देख लो आप, इक्वेशन स्टार जिसको मैंने नाम दिया, स्टार इक्वेशन में क्या करो बच्चों, जो ये A है ना, A को डिवाइड करो, I बाई A करो, तो I बाई A देखो क्या हुआ, फ्रॉम स्टार इक्वेशन में लिख देता हूँ, फ्रॉम स्टार इक्वेशन I बाई A दिस इज इक्वल टू E स्क्वायर एन टाउ बाई एम इंटू ई। अब I बाई A क्या हुआ बच्चों, J, दैट इज करंट डेंसिटी। अब ध्यान से देखो, ये वाला फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, ये वाला फैक्टर, दिस वाला फैक्टर, इसको कंपेयर करो बच्चों इसके साथ, इसके साथ कंपेयर करो। देखिए ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी है, दिस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी इस वाले फॉर्मूले को अगर मैं थोड़ा सा और ध्यान से दिखाऊं आपको, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 बाई रो इंटू ई, 1 बाई रो इंटू ई। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ई खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो बेसिकली ये एक वेक्टर लॉ आ गया बच्चों, दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। याद रखना बच्चों, दिस इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यानी ई का फॉर्मूला यहां से क्या आ गया बच्चों, रो इंटू जे। अच्छा बच्चों, ये जो 1 बाई रो होता है ना, जिस इसको 1 बाई रो को हम बोलते हैं सिग्मा, एंड दैट इज कंडक्टिविटी। रो क्या होता है, रेजिस्टिविटी, सिग्मा क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की टर्म्स में भी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं, तो दिस इज नथिंग बट जे वेक्टर, दिस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वेक्टर। बात समझ में आई बच्चों। तो वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये ज़्यादा यूज में आता है, तो अगर आपसे कोई पूछे राइट डाउन ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो वो भी हमें पता होनी चाहिए। तो मैंने बेसिक एनालिसिस आप लोगों को सब करा दिया है कि कैसे कैसे हम लोग ई के वेरिएशन देख सकते हैं, आई और वीडी में रिलेशन देख सकते हैं, उस रिलेशन से कैसे कैसे हम लोगों ने ओम्स को प्रूव किया, फिर ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी हम लोगों ने देखी, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, E इक्वल टू रो इंटू जे। अच्छा एक चीज़ और बच्चों, यहाँ पर जो यहाँ पर ये वाला रिलेशन आया है ना, देखो ओम्स ने क्या बोला था, ओम्स ने बोला था I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, और कैसे, क्योंकि न्यूमेरिकल में बहुत यूज आता है। अब एक बात बताओ, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, तो वैसे वैसे आई भी तो बढ़ेगा, वैसे वैसे आई भी तो बढ़ेगा। बात समझ में आई ना। चलिए अब इसको यहाँ पे होल्ड रखते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, और ये जब टॉपिक हम यूज़ करेंगे तो ध्यान रखना आप इसका आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स गलत देते हो, बट अभी भी हिंट के लिए आपको छोड़ के जा रहा हूँ, इसको याद रखना, दिमाग में बिठा के रखना। चलिए बच्चों, तो बच्चों अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं, बहुत ईजी सा न्यूमेरिकल है, जितने कॉन्सेप्ट अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ध्यान से सुनना, अ कॉपर वायर हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल, ठीक है, एक कॉपर वायर है बच्चों जिसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है, तो कुछ ऐसी वायर होगी वो, ठीक है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल है, जैसे हम लोगों ने देखा वैसे हमारे पास सर्कुलर होती है, सिलेंड्रिकल शेप, इसमें स्क्वायर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो कुछ ऐसी वायर है वो। इसका जो क्रॉस सेक्शनल साइड है बच्चों, साइड गिवन है हमें 6 mm, ठीक है, दी वायर इज 10 मीटर लॉन्ग, यानी L की वैल्यू हमें 10 मीटर दे दिया बच्चों, कैरीज अ करंट ऑफ, I की वैल्यू हमें दे दिया है बच्चों 3.6 एम्पियर। द डेंसिटी बच्चों N भी दे दिया हम लोगों को, N की वैल्यू कितनी है 8.5 इंटू 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब।
अब ध्यान से देखो बच्चों, ये इतना नंबर ऑफ डेंसिटी देख रहे हो आप 10 की पावर 28, इतने अमाउंट में ये फ्री चार्ज डेंसिटी होती है, बहुत हाई नंबर होता है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी, यानी हमें जे कैलकुलेट करना है बच्चों। तो जे का फॉर्मूला क्या होता है? जे का फॉर्मूला तो हमें पता है आई बाई ए बच्चों। अब जो कि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर दे दिया है बच्चों, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर, यानी बेसिकली हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे और ए स्क्वायर कर देंगे। तो सिंपल ये तो फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। आई की वैल्यू 3.6 है बच्चों, और इसका ए स्क्वायर करेंगे विल गेट द आंसर। ठीक है, सेकंड बोला गया दी इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी वायर, यानी हमें ई कैलकुलेट करना है बच्चों। ओके, अब ई कैलकुलेट करना है, हाउ मच टाइम इट रिक्वायर्ड फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द वायर, ये भी निकालना, हमें टाइम भी कैलकुलेट करना है बच्चों। और गिवन क्या है? हमें रो गिवन है, ओले रो दे दिया बच्चों हम लोगों को, ध्यान से देखना 1.72 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। तो अब ये भी तो फॉर्मूला पड़ा है, E इक्वल टू रो इंटू जे हम ऊपर निकाल चुके हैं, तो E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों? E का फॉर्मूला आ जाएगा रो इंटू जे। रो हमें गिवन है, जे हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाएगा। अब टाइम कितना लगा? तो टाइम के लिए क्या करो बच्चों? टाइम निकालने के लिए क्या करो? देखो, लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टाउ बाई एम। तो देखो ई की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों हम, ई की वैल्यू ऊपर निकल चुकी है। टाउ हमें गिवन है क्या? रिलैक्सेशन टाइम कैसे निकाले? चलिए देखो, अभी हमारे पास टाइम निकल गया। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और फॉर्मूला कैसे निकाले? तो और फॉर्मूला हम लोगों के लिए किसके टर्म्स में आ सकता है? ड्रिफ्ट स्पीड का। तो ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर हमको देखना है कि ड्रिफ्ट स्पीड कितनी है बच्चों? ई टाउ बाय एम। तो बच्चों हमें क्या करना है? भाई हमें यहाँ से ड्रिफ्ट स्पीड निकालनी है। अब ड्रिफ्ट स्पीड कैसे निकाले? टाउ तो नहीं पता हमें, तो सर हमें एक रिलेशन और पता, आई दिस इज इक्वल टू वी ना। तो यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। वी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? आई बाई ई एन ए। अब देखो ध्यान से, तो अब हमारे लिए यहाँ पर रख दो वैल्यू। तो टाइम पीरियड देखिए क्या आ गया बच्चों? एल बाई आई ई एन ए। अब हमें सारी वैल्यूज़ पता है। जल्दी बताइए बच्चों, क्या ये क्वेश्चन हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, और अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बात समझ में आई बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था बच्चों, रेजिस्टेंस में हमने क्या देखा है? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ml बाय एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। अब बच्चों देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हो तो मार्केट में आपको जो रेजिस्टेंस मिलेगा ना, वो ऐसा मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो हम रेजिस्टेंस बनाते हैं वो ऐसा बनाते हैं, टेढ़ी मेढ़ी वायर। अब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए बच्चों, पहला पॉइंट तो ये कि रेजिस्टेंस, अभी हम लोगों ने पीछे एग्जांपल देखा था, कॉपर के दो अलग अलग कंडक्टर्स लिए थे, दोनों का लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन वेरी कर दिया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेजिस्टेंस जो है ना बच्चों, वो डायमेंशन ऑफ कंडक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आप कैसा कंडक्टर लेके चल रहे हो। छोटा कंडक्टर, बड़ा कंडक्टर, मोटा कंडक्टर, पतला कंडक्टर, डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरी चीज़, अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, इस रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में एन भी आ रहा है और टाउ भी आ रहा है। एन और टाउ किसकी प्रॉपर्टी है? ये तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है सर। तो आप जैसे जैसे मटेरियल चेंज कर देंगे वैसे वैसे एन और टाउ भी चेंज हो जाएगा। तो दूसरी बात कि डिपेंड्स ऑन मटेरियल, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। एंड तीसरा एंड चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये आप लोगों ने शायद 10th स्टैंडर्ड में ना पढ़ा हो, कि रेजिस्टेंस है ना बच्चों, चेंज हो जाता है जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास एक कंडक्टर था, ध्यान से सुनना बच्चों, इसकी ये वाली लेंथ ए मान ली, ये वाला मैंने बी मान लिया। अगर मैंने माना करंट ऐसे जा रहा है आई, तो रेजिस्टेंस अलग होगा। मैंने माना करंट ऐसे जा रहा है आई, तो रेजिस्टेंस अलग होगा। ऐसा होता है क्या सर? बिल्कुल होता है बच्चों। चलिए उसी पे हम चर्चा करते हैं। अब ध्यान से देखो, जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा है रो एल बाय ए, बच्चों रो तो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, लेकिन जो ये एल और ए होता है ना, इनको सिलेक्ट करना हमारे हाथ में। तो एल क्या है? एल वो वाली लेंथ लेके चलेंगे विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। जो करंट जिस डायरेक्शन में चल रहा है ना, अपन को तो वो वाली लेंथ लेके चलनी है, वो वाली लेंथ, दैट्स इट। और एरिया सर, एरिया हमेशा परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको यहाँ पर एक क्यूबॉइड बनाता हूँ, ये मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ध्यान से सुनना बच्चों, इट्स अ क्यूबॉइड, ठीक है।
ये साइड मैंने ए मान ली बच्चों, दिस इज ए, ये मैंने बी मान लिया बच्चों, दिस इज बी, एंड ये मैंने मान लिया बच्चों सी। ठीक है, इट्स अ क्यूबॉइड। ठीक है सर। अब जो मैंने करंट की डायरेक्शन है ना बच्चों, इस केस में करंट की डायरेक्शन मैंने ये मानी, दिस इज फर्स्ट केस। बोला गया फाइंड आउट द रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस निकालना क्या मुश्किल है सर। अब देखिए रेजिस्टेंस के लिए क्या करें, तो R1 बोल देता हूँ बच्चों, रो, इसकी रेजिस्टिविटी रो है मान ली, तो रो रहेगा बच्चों। अब L क्या है, देखिए करंट ऐसे चल रहा है ना, तो इस डायरेक्शन में देखो कौन सी लेंथ है, तो ये डायरेक्शन है सर। ये डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, ये लेंथ कौन सी है, A, तो L इज इक्वल टू A, यहाँ पर L की वैल्यू A हो जाएगी। अब इस करंट के परपेंडिकुलर एरिया देखिए, तो परपेंडिकुलर एरिया सर ये वाला एरिया है। अब जो कि एक रेक्टेंगल शेप बनेगा, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, ये वाली लेंथ B और ये वाली लेंथ C, तो एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, एरिया हो जाएगा B इंटू C। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया बच्चों, रो L की वैल्यू A और एरिया की वैल्यू B इंटू C। चलिए सर, अब डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं बच्चों। डायरेक्शन अब मैंने ये मान ली बच्चों डायरेक्शन, अब डायरेक्शन अगर ये मान ली तो करंट देखिए अब ऐसे आ रहा है बच्चों। तो लेंथ कौन सी है, ये वाली लेंथ हो गई, यानी अब हमारे पास L की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, L की वैल्यू हो गई हमारे पास C, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अब ये हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर, यानी दिस इज A एंड दिस इज B, तो एरिया कितना हो गया बच्चों, B इंटू A। तो R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, R2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों रो C बाय B इंटू A। देखिए सेम मटेरियल है बच्चों, सेम कॉन्फ़िगरेशन थी, बट हमने क्या किया, कॉन्फ़िगरेशन चेंज की, डायरेक्शन चेंज की, तो करंट भी चेंज हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि रो L A में L वो है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, वो वाली लेंथ लेके चलनी है, और एरिया परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ करंट वो लेके चलना है। अब याद करो बच्चों, इसमें मैं छोटी छोटी बातें ऐड करता हूँ कि हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है दैट इज रो L बाय A, और ओम्स लॉ ने क्या बोला, V इक्वल टू आई आर, तो I की वैल्यू है V बाय आर। अब ना माई क्वेश्चन इज, जैसे जैसे मैं I की वैल्यू हो गई V बाय आर और R की वैल्यू निकाल लो बेसिकली V बाय आई। अब माई क्वेश्चन इज, जैसे जैसे मैंने V को बढ़ाया, V को बढ़ाने से R पे क्या फ़र्क पड़ा। अब मैक्सिमम बच्चा पता क्या कहता है कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। नहीं बच्चे नहीं, याद करो I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होता है, I इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। जैसे जैसे V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, V बढ़ाओगे I बढ़ेगा, यानी अल्टीमेटली ये रेशियो विल रिमेन कांस्टेंट। तो हमें क्या चीज़ याद रखनी है, R इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ V एंड I। भैया R तो इन पे डिपेंड ही नहीं करता, R के तो फैक्टर देखे हमने, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट, मटेरियल और डायमेंशन। ये V और I का तो कोई रोल आया ही नहीं था, बट हमें एक चीज़ समझ में आती है, मैक्सिमम केसेस में अपन लोग ये देखते हैं कि भैया हाँ ऐसा कुछ फॉर्मूला है, तो बच्चा देख लेता V बड़ा है R बड़ा है, I बड़ा है R घटा है। नहीं, V और I इंडिपेंडेंट है, पहली बात। दूसरी बात, अगर मेरे पास एक ये कंडक्टर है बच्चों जिसकी लेंथ 12 मान लेते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टिविटी रो है, रेजिस्टेंस R है। अब मैं इस मटेरियल के अगर टुकड़े कर देता हूँ, मान लो मैंने इसको 2 हाफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया बच्चों, चलो तो एक पार्ट ये बन गया हमारे पास, एक पार्ट ये बन गया बच्चों। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा बच्चों, लेंथ चेंज हो गई। अब जैसे ही लेंथ चेंज हुई तो पहली बात तो रेजिस्टेंस तो चेंज हो गया, कंफर्म्ड है, क्योंकि जैसे कॉन्फ़िगरेशन चेंज करी रेजिस्टेंस चेंज हो गया। दूसरी बात, बट क्या चीज़ चेंज नहीं होगी सर, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसकी अभी भी रो रहेगी, इसकी भी रो रहेगी, यानी रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इस कंडक्टर के मैं 1000 टुकड़े भी कर लूँगा ना बच्चों, तो भी रेजिस्टिविटी में कोई भी फ़र्क नहीं आने वाला, बट हाँ रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा। चलिए जल्दी बताइए बच्चों, आज का लेक्चर समझ में आया क्या। इसी उम्मीद के साथ कि आज काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पढ़े और सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हुए होंगे। चलिए गाइस, कल मिलते हैं नए लेक्चर नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू ऑल।